हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ज्ञान की कली क्लासेस में और मैं हूं अंजुम। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सीडीपी के लिए 5500 क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट की है। वो मोस्ट एक्सपेक्टेड या कह सकते हैं एक्सपेक्टेड या फिर पॉसिबल क्वेश्चंस जो अब तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की जिनके पूरे पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों चलिए हम टाइम ना वेस्ट करते हुए इन क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और हम ये यहाँ पर सब चीज़ें ट्रिक के माध्यम से पढ़ाई जाती हैं। आपको कई ट्रिक्स सिखा दी गई हैं और मैंने आपसे वादा किया है जैसे कि एग्ज़ाम होने से 1 या 2 दिन पहले आपको ऐसी ट्रिक्स सिखाऊंगी जो मैंने खुद ने अप्लाई की है, जो मेरी खुद की अप्लाई की हुई, जिन्हें जिन्हें कर मैंने 150 किए हैं सीटीटी के एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हमने बाल विकास शिक्षा शास्त्र पे यानी कि सीडीपी के और पैडागोजी के 50 क्वेश्चंस को 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रखे हैं, जिनमें पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं, पियाजे से क्वेश्चंस लिए हैं, वाइगोत्स्की से क्वेश्चंस लिए हैं, कोलबर्ग से क्वेश्चंस लिए हैं, है ना। इसके अलावा समावेशी शिक्षा है, अधिगम है, बुद्धि है, मूल्यांकन है और बाल केंद्रीय शिक्षा को भी हमने कवर किया है। तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर देखिए। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त चिंतन किस अवस्था में करने लगता है, बताइएगा। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यह है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चार ऑप्शन आपके सामने। तो देखिए क्या करता है पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त चिंतन किस अवस्था में करने लगता है, बताइए कौन सी अवस्था होती है वो। तो वो है आपकी अमूर्त चिंतन करता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, है ना। और मूर्त चिंतन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करने लगता है। ये मैंने पियाजे के ऊपर पूरा लेक्चर तैयार किया है, जिसकी वीडियो बनाकर मैंने चैनल पर डाल दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर पियाजे की उस 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 वीडियो को, उस लेक्चर को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जिस तरह से मैंने पढ़ाया ना, पूरे यूट्यूब में अगर उतना अच्छी तरह से किसी ने भी एक्सप्लेन किया हो, किसी ने भी इतने अच्छे से पढ़ाया हो, तो मैं आप अभी ये चैनल छोड़ दूंगी। ये मैं आपसे वादा है, इतने अच्छी तरह से किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, जाइए जाकर उसे देखिएगा। साथ में मैंने वाइगोत्स्की को उसी तरह से कवर किया है और कोलबर्ग को भी ऐसे ही कवर करके डाल दिया है। इसके अलावा जेडपीडी इसके फोल्डिंग भी वहाँ पर डाल दिया गया है। ठीक है, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया, जाकर चेक करिएगा, देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी का अर्थ है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर वो क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में देखे गए हैं और जिनके आने के भी चांसेस हैं। बहुत मेहनत करके दोस्तों इन क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है। तो इन वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और तमाम क्वेश्चंस को देखिएगा जो आपको आते हैं। बताइए आपने कितने सही किए हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी का अर्थ, ये मैंने कई बार आपसे पीछे भी क्वेश्चन पूछ लिया है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। जेडपीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो इंग्लिश में है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। यानी क्या है इसका मतलब, बच्चे की वर्तमान बुद्धि नहीं, बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन और सहायता से किए जाने वाले प्रदर्शन के बीच का क्षेत्र, बच्चे को की स्मरण शक्ति, बच्चे की रुचि का क्षेत्र। तो देखिए इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। मैंने आपको इसके बारे में ट्रिक से भी बता दिया है कि जब लंबा आंसर मिले, आपको कोई लंबा आंसर मिले तो समझिएगा वही आंसर सही है। ये जो है आपका पेडागोजी के लिए ये एक तरह का हिंट दिया होता है कि लंबा आंसर तो लंबा, अगर लंबे में लिख रखा है ऑप्शन लॉन्ग वाला दे रखा है तो वही आपका आंसर होगा। इसके फोल्डिंग की अवधारणा मुख्यतः किससे संबंधित है, देखिए जेडपीडी इसके फोल्डिंग और आपका एमकेओ मैंने बहुत ही अच्छी तरह से समझा रखा है। प्ले लिस्ट में जाइएगा, वीडियो पड़ी हुई है जेडपीडी इसके फोल्डिंग और एमकेओ के नाम से, जाकर देखिएगा। इसके अलावा वहाँ पर पियाजे की वीडियो पड़ी हुई है और वाइगोत्स्की की वीडियो पड़ी हुई है, दोनों को बहुत ही अच्छे से समझाया है, इतने अच्छे से किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा। तो इसके फोल्डिंग की अवधारणा मुख्यतः किससे संबंधित है, किसने दिया है इसके फोल्डिंग, किसने दिया है एमकेओ, बताइए किसने दिया है आपका जेडपीडी। तो किसने दिया है, वाइगोत्स्की ने, किसने दिया है, वाइगोत्स्की ने। और आपका प्याजे ने क्या दिया है, बताइए प्याजे ने दिया है आपका स्केमा, क्या, स्केमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोर नॉलेजेबल अदर, एमकेओ की अवधारणा किसने दी है, तो आपको मैंने अभी अभी बताया किसने दी है, बताइएगा किसने दी है। इसका आंसर मैंने भी आपको अभी भी बता भी दिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसने दिया है ये एमकेओ। इसका आंसर मैं नहीं बता रही आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है, बताइएगा। ये मैंने आपको कई बार समझा रखा है ट्रिक के माध्यम से, जहाँ केवल मिले वो आंसर करेक्ट नहीं हो सकता। नियंत्रक की ये भी नहीं हो सकता, शिक्षक नियंत्रक नहीं होता, बल्कि वो कौन कौन होता है, मार्गदर्शक होता है। कौन होता है, मार्गदर्शक होता है। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एकोमोडेशन का अर्थ बताइए क्या होता है, किससे संबंधित है, ये भी बताइएगा। एकोमोडेशन किससे संबंधित है, बताइएगा। एकोमोडेशन का अर्थ क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एकोमोडेशन क्या होता है कि रटना, जहाँ रटना मिले वो आंसर रोंग होता है। ये भी ट्रिक है, एक याद रखिएगा पहचानने की, कि रटना आया तो रोंग है। अनुकरण करना नहीं, पुरस्कार देना नहीं, ये जो नेगेटिव वर्ड्स हैं, नेगेटिव वर्ड्स, इन पर ध्यान दीजिएगा, ये आंसर आपके रोंग होते हैं। बल्कि क्या होता है एकोमोडेशन, ये एकोमोडेशन किससे संबंधित है, ये संबंधित है प्याजे से। मैंने ये बहुत ही अच्छी तरह से समझाया हुआ है, प्याजे की वीडियो जाकर देख लीजिएगा, मेरे प्ले लिस्ट में पड़ी हुई, मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, ठीक है। जाइएगा देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। कोलबर्ग का सिद्धांत मुख्यतः किस विकास से संबंधित है। कोलबर्ग का भाषा से, नैतिक से, शारीरिक से, संवेगात्मक से। इसकी भी ट्रिक बनाकर दे दूंगी मैं आपको, ताकि जल्दी से याद हो जाए कौन सा विकास या कौन सा सिद्धांत किससे संबंधित है। तो कोलबर्ग का किससे संबंधित है, नैतिक से। जहाँ नैतिक मिले कोहलबर्ग, जहाँ भाषा मिले वाइगोत्स्की, है ना। तो ये किससे है, आपका नैतिकता से संबंधित है कोहलबर्ग का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस पर विशेष जोर देता है, बताइएगा। बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किस पर जोर देता है, बताइएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, किस पर जोर देता है। देखो केवल देखा तो रोंग है, केवल देखा तो रोंग है। परिपक्वता पर नहीं, अवलोकन एवं अनुकरण पर जोर देता है। तो हमारा कौन सा करेक्ट है इसमें आंसर, इसमें आंसर करेक्ट है हमारा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, बच्चे दूसरों को देखकर व्यवहार सीखते हैं। यह उदाहरण है अंतर्दृष्टि अधिगम का, सामाजिक अधिगम का, शास्त्रीय अनुबंधन का, प्रयास एवं त्रुटि का, बताइए। बच्चे दूसरों को देखकर सीखते हैं, है ना। बताइए क्या है ये, यह उदाहरण किस चीज का है। तो देखिए बच्चे दूसरों को देखकर सीखते हैं, दूसरों को देख रहे हैं यानी समाज में रह रहे हैं, समाज में रहकर सीखते हैं। तो यह है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बताइए किसने किया था। बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इसके लिए साथ में मैं आपको ट्रिक बताते जा रही हूँ, बहुत आसानी से याद रहेगा। बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो देखिए बताइए किसने किया था। ये किया था प्याजे ने। जैसे प्याज के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना, 1 2 3 ऐसे करके चढ़े हुए होते हैं, ऐसे करके चढ़े हुए होते हैं, तो बहुत सारे, है ना। प्याज के ऊपर बहुत सारे यानी बहुबुद्धि। तो किसने किया था, प्याजे ने, है ना, याद रखना। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन। आगे गार्डनर के अनुसार निम्न में से कौन सी बुद्धि है, गार्डनर के अनुसार निम्न में से कौन सी बुद्धि है, बताइए। तो निम्न में से कौन सी बुद्धि है, बताइएगा। तो देखिए गार्डनर के अनुसार निम्न में से कौन सी बुद्धि है, इसके लिए आंसर हमारा सही है उपरोक्त सभी। भाषिक बुद्धि भी होती है ना, तार्किक गणितीय बुद्धि भी है, शारीरिक गतिज बुद्धि भी है। किसके अनुसार, गार्डनर के अनुसार। कितनी तरह की बुद्धियां बताई उन्होंने, 8 तरह की बुद्धियां बताई थी। आगे देखिएगा रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार बच्चा कैसा होता है, बच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त करता है। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार बच्चा तो कैसे ज्ञान प्राप्त करता है, केवल वाले तो रोंग, ऐसे ही मान लिया हमने 2 बच्चे, तो में से बताइएगा। अनिष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करता है, नहीं, बल्कि स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, यही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, लर्निंग बाय डूइंग का संबंध किससे है, लर्निंग बाय डूइंग का संबंध बताइए किससे है। हु इज रिलेटेड टू लर्निंग बाय डूइंग,
जॉन डीवी, कोलबर्ग, वाइगोस्की, फ्रायड, कौन है इनमें से करेक्ट? 14 का आंसर बताइएगा। तो देखिए लर्निंग बाय डूइंग से संबंधित है जॉन डीवी, करेक्ट ऑप्शन है आपका जॉन डीवी, है ना। कोलबर्ग नैतिक से, वाइगोस्की आपको पता है सामाजिक से, भाषिक से, है ना, आपने पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, यदि शिक्षक बच्चों की गलतियों को सीखने का अवसर मानता है, उनकी गलतियों को सीखने का अवसर मानता है, तो यह दृष्टिकोण को दर्शाता है कौन से वाले को बताइए? रटने पर आधारित तो वो नहीं होगा, बल्कि किस पर है वो, है ना। वो कह रहा है कि बच्चे गलतियां करते हैं सीखने के लिए, तो शिक्षक केंद्रित भी नहीं है ये, बल्कि क्या है ये दंडात्मक भी नहीं है, रचनावादी है ना। और रटना, दंड, है ना, और शिक्षक केंद्रित होना, ये तो ऐसे भी आपके निगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। आपको हमारे अगर चैनल, हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, हमारी कोशिश पसंद आ रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, है ना, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और आपको एग्जाम से पहले ट्रिक सिखाई जाएगी, है ना, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, फिर बाद में पछताते मत रह जाना। तो देखो केवल देखा तो रोंग है, कमजोर बच्चों को ये अलग करना ये भी रोंग है, केवल देखा तो रोंग है, सभी बच्चों को साथ सीखने का अवसर देना ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक शिक्षक को कक्षा में विविध क्षमताओं वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए बताइएगा, कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको इनमें से? सभी बच्चों को बिल्कुल एक ही तरीके से पढ़ाना चाहिए। जब भैया बच्चे ही विविध हैं तो उन्हें एक तरह से कैसे पढ़ा लोगे? उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण में विविधता लाना, कमजोर बच्चों को नजरअंदाज करना, केवल तेज, देखो बच्चों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, है ना, तो ये वाला आपका रोंग हो गया ऐसे। कमजोर बच्चों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, केवल देखा तो ये ऐसे रोंग हो रहा है। और बचा एक एक आपके सामने ये वाला बी वाला इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया मुख्यतः किससे संबंधित कठिनाई है बताइए? डिसलेक्सिया, इनके ऊपर भी आपको मैं ट्रिक बनाकर दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। डिसलेक्सिया मुख्यतः किससे संबंधित है बताइए? 18, तो ये है पढ़ने से संबंधित है। लेक्सिया, लेक्सिया आ रहा, लेक्सिया यानी लिखाई, लिखाई, है ना। लिखाई क्या होता है? लिखना, लिखना, पढ़ना, किससे? पढ़ने से, है ना। ADHD, ADHD वाले बच्चों में सामान्यतः किस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है बताइए? 2 ऑप्शन ये हैं आपके सामने और 2 ये हैं। तो ये तो आप नीचे वाले तो ऐसे भी समझ गए होंगे, देखा तो यूँ ये तो रोंग है। बच्चे ऊपर वाले 2 ऑप्शन बताइए, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है? और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने वो नहीं बताते हो कितने आपके स्कोर बना, बताया करो ताकि हमें भी पता चले आप कितना आप कर चुके हैं। तो देखिए ADHD वाले बच्चों में सामान्यतः किस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है? ध्यान बनाए रखने में कठिनाई होती है इन्हें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, प्रतिभाशाली बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण है बताइए क्या है? कौन सा सही है इनमें से बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। भाई जल्दी से जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना। तो केवल देखा तो रोंग है, इतनी अच्छी तरह से आपको समझा रही हूँ मैं। उसे वही कार्य बार बार कराना, उसे कक्षा में अलग करना रोंग है, अलग जहाँ अलग मिले वहाँ पर रोंग हो जाएगा। उसे वही कार्य बार बार कराना, बार बार वही करता रहेगा तो सीखेगा कैसे? तो प्रतिभाशाली बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त, प्रतिभाशाली बच्चा है वैसे भी, तो उसे चुनौतीपूर्ण एवं समृद्ध अधिगम अवसर प्रदान करना। 20 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 हमारा, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण बताइए क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट करें और अपना स्कोर बताएं। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, दंड से बचने के लिए पढ़ना, रुचि के कारण स्वयं सीखना, अंक पाने के लिए पढ़ना बताइए। देखिए आंतरिक, अंदर से जो अभिप्रेरणा, अंदर से जो हमारे अंदर से मोटिवेशन आता है उसका उदाहरण बताइए, तो वो क्या हो सकता है बताइए? देखिए अंदर से हम पुरस्कार पाने के लिए अंदर से नहीं पढ़ेंगे, प्रेरणा हम अंदर से नहीं मिलेगी, दंड से बचने के लिए भी अंदर से नहीं है, अंक पाने के लिए भी नहीं है, बल्कि हम अंदर से किसी काम को कब करेंगे? जब हमारे अंदर से मोटिवेट हो रहे हो हम कब करेंगे? जब हमारे अंदर रुचि आ रही हो, है ना, हम खुद से सीखना चाहते हो, तब हम उस कार्य को करना पसंद करेंगे, जब हम अंदर से मोटिवेट हो रहे हो, है ना। तो देखिए
जब हम अंदर से मोटिवेट होते हैं तो हम किसी काम को क्या करना चाहते हैं, रुचि के कारण और सुबह सीखने के कारण करते हैं। सकारात्मक पुनर्बलन का उद्देश्य है वांछित व्यवहार को बढ़ाना, व्यवहार को समाप्त करना, बच्चे को डराना, बच्चे को दंड देना। बताइए कौन सा हो सकता है सही। मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है कि जहाँ दंड देखोगे तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव वर्ड है, वो यहाँ से आप रोंग मान लेंगे। अगर नहीं मिल जाएगा, कहीं पर लिखा हुआ नहीं, तो उसे रोंग मान लेंगे। अलग मिल जाएगा, कहीं लिखा हुआ अलग, तो आप उसे भी रोंग मान लेंगे, है ना। तो इसमें बताइए, इसमें कौन सा सही लग रहा है आपको। वांछित व्यवहार को बढ़ाना या व्यवहार को समाप्त करना। 22 का बताइए कौन सा करेक्ट है। तो 22 का है वांछित व्यवहार को बढ़ाना, है ना, व्यवहार को समाप्त नहीं करेंगे। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया जाता है, बताइए। फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया जाता है, केवल वर्ष के अंत में शिक्षण, जब आपके फॉर्मल एग्जाम होते हैं, फॉर्मेटिव एग्जाम्स होते हैं, उनके बारे में पूछ रहा है, कब किया जाता है ये, बताइएगा। देखिए फॉर्मेटिव किया जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, है ना, केवल वर्ष के अंत में नहीं, केवल प्रवेश के समय नहीं, केवल बोर्ड परीक्षाओं में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। केवल केवल देखा तो ऐसे भी होंगे, ये तो आपकी ट्रिक से भी पता चल जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर बताइएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मुख्य उद्देश्य है, बताइए क्या है। केवल अंक देना, सीखने में सुधार करना, बच्चों की रैंक बनाना, बच्चों को फेल कराना। बताइए कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको। असेसमेंट फॉर लर्निंग 24। देखो केवल देखा तो रोंग है ना, रैंक देखा तो रोंग है, निगेटिव वर्ड है। ये फेल देखा तो रोंग है, बच्चों को फेल करोगे नहीं। सही कौन सा है, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है ना। 25 निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है सीखने की कठिनाइयों को पहचानना, केवल अंतिम अंक देना, पुरस्कार देना, उपस्थिति लेना। बताइए मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य। देखिए पुरस्कार देना नहीं, है ना, उपस्थिति लेना नहीं, बल्कि क्या है, केवल अंतिम अंक देना नहीं, बल्कि निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है सीखने की कठिनाइयों को पहचानना, है ना, ताकि उनका निदान किया जा सके। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26। पोर्टफोलियो किसका उदाहरण है, पोर्टफोलियो किसका उदाहरण है, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। पोर्टफोलियो किसका उदाहरण है, केवल मौखिक परीक्षा का, सतत मूल्यांकन की तकनीक का, केवल वार्षिक परीक्षा का, आईक्यू का, किसका है, बताइए 26। तो देखिए केवल देखा तो ये रॉन्ग हो गया, है ना, जहाँ केवल देखा वहाँ रॉन्ग हो गया। आईक्यू परीक्षण करना नहीं, बल्कि कौन सा सही होगा, सतत मूल्यांकन की तकनीक का, यानी बी करेक्ट है हमारा, बी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। बच्चे की सीखने की गति सभी बच्चों में समान होती है, कैसी होती है। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, बताइए इन चारों में से कौन सा सही है। चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। बच्चों की सीखने की गति सभी बच्चों में समान नहीं होती, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, केवल उम्र भर निर्भर होती है, केवल बुद्धि पर निर्भर करती है। इसका आंसर आप बताइए, मैं नहीं बता रही, बहुत आसान है, बताइएगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। विकास केवल शारीरिक होता है, विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। और दो ऑप्शन है, विकास अचानक होता है, सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है। बताइए। तो देखो मैंने कहा केवल देखते ही तो आप ऐसे ही केवल वालों को तो ऐसे ही काट दोगे, है ना, ये नहीं हो सकता। और विकास अचानक भी नहीं होता है, और वंशानुक्रम वो सभी बच्चों का विकास समान गति से भी नहीं होता है। तो आंसर कौन सा सही था, आंसर करेक्ट था हमारा ऊपर, विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, इसके लिए आंसर हमारा बी इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वंशानुक्रम और वातावरण, है ना, क्या करते हैं वंशानुक्रम और वातावरण, बताइएगा। 29 का आपके सामने चार स्क्रीन है, आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए वो क्या करते हैं, केवल वाला, जहाँ केवल देखा वही रोंग मान लिया, केवल देखा तो रोंग मान लिया, तो ये नहीं देखा तो इसे भी रोंग मान लिया, इसे सही मानते हैं, दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक से ये सोल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ है, बताइए क्या अर्थ है व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ, बताइए। 30 का आंसर बताइएगा।
देखिए सभी बच्चे समान नहीं होते, भिन्नता का मतलब इसी पहचान लो, भिन्नता यानी अलग अलग होते हैं। केवल देखा तो रोंगे, केवल देखा तो रोंगे, ये सही है। यानी बच्चों की क्षमताओं, रुचियों और सीखने के तरीकों में अंतर होता है, यही इसका अर्थ होता है। यानी सभी बच्चों की क्षमता, सीखने की क्षमता, उनकी रुचियाँ और उनके सीखने के तरीके सब अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बालक की भाषा के विषय में विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? और एक पहला ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया की, और 3 ऑप्शन ये है केवल पाठ्य पुस्तक, केवल परीक्षा, केवल गृह कार्य। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है क्या करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 32 है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन की पूरी तरह असंबंधित है, किससे संबंधित नहीं है ये बताना है आपको। भाषा और चिंतन किससे संबंधित नहीं है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन क्या है पूछा इसमें, है ना। तो देखिए भाषा और चिंतन जो है असंबंधित भी नहीं है, दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। केवल देखा तो यस रोंग हो गया, सीखने में महत्वहीन है निगेटिव वर्ड है, ये भी रोंग हो गया, तो ये सही है। यानी कि भाषा और चिंतन क्या है, सामाजिक और एवं संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो गया? डी वाला करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता बताइए क्या होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता बताइए क्या होती है पियाजे के अनुसार? तो देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता होती है न तो अमूर्त चिंतन होती है, न ही वैज्ञानिक तर्क, न ही औपचारिक तर्क, बल्कि क्या है अहकेंद्रित होती है ना, इकोसेंट्रिक होती है। नेक्स्ट है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा बेहतर ढंग से क्या कर सकता है बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। आप पहचान गए होंगे, बताइए कौन सा सही है। केवल कल्पना करता है, नहीं, कुछ भी नहीं सीखता, ये भी रोंग है। अमूर्त सिद्धांतों पर तर्क करता है, या मूर्त वस्तुओं के बारे में तार्किक चिंतन करता है, ये दो में बताइए में से कौन सा सही लग रहा है। 34 का आंसर बताइए कौन सा सही है। तो देखो अमूर्त सिद्धांतों पर तर्क करता है नहीं, बल्कि मूर्त की बात कर रहा है, और बात यहाँ पर आंसर दे रहा है अमूर्त अमूर्त का, इसलिए ये रोंग हो गया। मूर्त से मूर्त ये वाला करेक्ट है ना, कौन सा करेक्ट है? ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट वाला, कंजर्वेशन की समझ मुख्यतः किस अवस्था में विकसित होती है? बताइए कौन सी अवस्था में विकसित होती है कंजर्वेशन की समझ। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कंजर्वेशन की समझ संवेदीगामक अवस्था में नहीं, पूर्व संक्रियात्मक में नहीं, केवल औपचारिक में नहीं, मूर्त संक्रियात्मक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36, सीखने में बच्चों की गलतियां हमेशा असफलता का क्या होती हैं? सीखने में बच्चों की गलतियां क्या होती है? 3 ऑप्शन ये थे और एक ऑप्शन ये है। बताइए क्या होती है? सीखने में बच्चे की गलतियां क्या होती है? हमेशा असफलता का प्रमाण है, सीखने की प्रक्रिया को समझने में उपयोगी हो सकती हैं, दंड देने का कारण। देखिए दंड तो ये रोंग हो जाएगा, जहाँ दंड है वहाँ रोंग है ना। हमेशा असफलता ये भी रोंग है ना। कौन सा सही हो सकता है फिर? नीचे वाला और देख लेते हैं, नीचे क्या कह रहा है। नीचे कह रहा है हमेशा बुद्धि की कमी दर्शाता है, ये भी रोंग है। तो आंसर हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा? आंसर हमारा एक है करेक्ट। इसके लिए भी मैंने आपको ट्रिक बताई है, जो सबसे लंबा वही हमारा आंसर, जो सबसे लंबा वही हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? यदि बच्चा किसी यदि बच्चा किसी समस्या का समाधान स्वयं खोजता है, यदि बच्चा किसी समस्या का समाधान स्वयं खोजता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तुरंत उत्तर बता देना चाहिए, संकेत जो भी आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको। तो देखिए यदि बच्चा किसी समस्या का समाधान स्वयं खोजता है तो शिक्षक को उसका आंसर तुरंत नहीं बताना चाहिए, है ना। उसे रोकना भी नहीं चाहिए, उसे दंड भी नहीं देना चाहिए। कौन सा सही है? ये सही है। संकेत देकर सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और वैसे भी सबसे लंबा है, ये सही है। ठीक है ना, दोनों तरीके से पहचान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रश्न पूछने का सबसे अच्छा उद्देश्य है, बताइए क्या है?
4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो देखिए, केवल देखा तो रोंग, समय बिताना रोंग, है ना। कक्षा में प्रश्न पूछने का सबसे अच्छा उद्देश्य बताइए क्या है? डराना रोंग। फिर बचा कौन सा? ये भी रोंग। बचा कौन सा? ये वाला करेक्ट है। करेक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39, उच्च स्तरीय चिंतन को बढ़ावा देने वाला प्रश्न बताइए कौन सा है? परिभाषा क्या है? नाम बताओ। उच्च स्तरीय चिंतन को बढ़ावा देने वाला प्रश्न परिभाषा क्या है? नाम बताओ। या फिर तुम्हारे अनुसार ऐसा क्यों हुआ और इसका समाधान क्या हो सकता है? शब्द दोहराओ। कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको, इसका बताइएगा। तो देखिए, परिभाषा क्या है ये नहीं हो सकता। नाम बताओ ये भी नहीं हो सकता, है ना। तो होगा कौन सा इसका आंसर करेक्ट हमारा? इसका है तुम्हारे अनुसार ऐसा क्या क्यों हुआ और इसका समाधान क्या हो सकता है। इसका यही आंसर करेक्ट होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में प्रेरणा का महत्व है क्योंकि यह है। 41 का आंसर बताइए कौन सा सही है। सीखने में प्रेरणा का महत्व क्योंकि सीखने में प्रेरणा का महत्व है, यानी मोटिवेशन का महत्व है, क्योंकि यह है। बताइए क्या है ये। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बताइए 41 का क्या है सही? क्या है सही? केवल, अगर केवल है तो ये नहीं हो सकता, केवल है तो ये भी नहीं हो सकता। बुद्धि को तुरंत बदल देती है सीख, मोटिवेशन बुद्धि को तुरंत बदल देती है नहीं, बल्कि क्या करती है ये। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या करती है? बच्चे की सीखने में भागीदारी बढ़ा सकती है, यानी कि इसका ए करेक्ट है। ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। 42, एक शिक्षक को बच्चों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति, क्वेश्चन देख लेना ध्यान से क्या है। एक शिक्षक को बच्चों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक, है ना, पृष्ठभूमि के प्रति, ये सामाजिक एवं सांस्कृतिक किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था, याद रखना इसे। तो क्या कह रहा है ये? सामाजिक तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति कैसा होना चाहिए? बताइए कैसा होना चाहिए शिक्षक को सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति। तो शिक्षक को होना चाहिए कैसा? बताइए कैसा होना चाहिए उसे शिक्षक को। तो उसे संवेदनशील होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए, नकारात्मक होना चाहिए, केवल एवं एक सांस्कृतिक और श्रेष्ठ मानना चाहिए। बताइए क्या करेक्ट लग रहा है आपको, इसका आंसर कौन सा सही लग रहा है? तो देखिएगा इसका आंसर है ए करेक्ट। संवेदनशील होना चाहिए, उदासीन नहीं होना चाहिए उसे, नकारात्मक नहीं होना चाहिए, केवल नहीं होना चाहिए। उदासीन, नकारात्मक, केवल कैसे नेगेटिव वर्ड में मैं देखा तो रोक मार दीजिएगा, ठीक है। 43, लैंगिक रूढ़ियों को कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए, लैंगिक रूढ़ियों को कम करने के लिए शिक्षक को लड़कों और लड़कियों को अलग अलग अवसर नहीं देने चाहिए, क्योंकि अगर लड़के और लड़कियों को हम अलग अलग कर देंगे तो ये तो इससे तो असमानता और ज़्यादा फैलेगी, लैंगिक रूढ़ियाँ जो और ज़्यादा फैलेंगी, है ना, इन्हें और ज़्यादा क्या मिलेगा? प्रिविलेज मिलेगा। तो ये वाला रोंग हो जाएगा, जहाँ पर अलग अलग की बात आ जाए रोंग हो जाएगा। सभी बच्चों को समान अवसर देने चाहिए, ये सही हो सकता है। केवल लड़कों, केवल देखा तो ये तो ऐसे भी रोंग मार दिया। लड़कियों को कठिन कार्य नहीं नहीं देखा तो ये ऐसा रोंग हो जाएगा। तो कौन सा सही है? इसका बी सही है, बी वाला करेक्ट है, यानी बी इज राइट, ये वाला सही है, बी इज राइट, ये करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है रेडीनेस टू लर्न का अर्थ है।
बताइए क्या अर्थ है इसका। रेडीनेस टू लर्न का अर्थ बताइए क्या है। तो देखिए, केवल देखा तो ऐसे गलत, केवल देखा तो ये रॉन्ग है। हमारा करेक्ट आंसर ये वाला है। बच्चे को सीखने के लिए उपयुक्त तैयारी, तत्परता देना, यानी रीडीनेस टू लर्न का अर्थ यही है, बच्चे को सीखने के लिए उपयुक्त तैयारी या तत्परता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में एक बच्चा बार बार गलत उत्तर देता है, शिक्षक की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए बताइए। देखो, अपमानित नहीं करना चाहिए, इससे बच्चा क्या होगा, डिमोटिवेट होगा। उसे कक्षा से बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि इससे भी क्या होगा, डिमोटिवेट होगा। अपमानित करना, बाहर भेजना, ये निगेटिव वर्ड है ना। उसकी सोच को समझकर उचित सहायता देनी चाहिए, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसे हमेशा के लिए उत्तर देने से रोकना चाहिए, ये रोकना ये भी निगेटिव वर्ड है। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। रचनात्मक मूल्यांकन में शिक्षक को मुख्यतः ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए? देखिए, इसका आंसर आप दीजिएगा। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखो, अगर आप आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी ट्रिक्स आपको समझ आ रही हैं, हमारी बातें आपको समझ आ रही हैं, हमारा पढ़ाया, हमारा सिखाया आपको समझ में आ रहा है। कमेंट नहीं करेंगे आप, लाइक नहीं करेंगे तो हमें कैसे समझ आएगा, हमें कैसे मोटिवेशन मिलेगा। तो आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तब होता है जब बच्चा सीखी हुई बात को नई परिस्थिति में लागू करता है, बच्चा उत्तर याद करता है, बच्चा परीक्षा छोड़ देता है, बच्चा केवल नकल करता है। तो देखो, इसका आंसर मैं आपको समझा दूं, यहाँ पर कुछ ट्रिक समझ लीजिएगा फिर से। उत्तर याद करना निगेटिव वर्ड, परीक्षा छोड़ना निगेटिव वर्ड, केवल नकल करता है ये भी निगेटिव वर्ड है। तो हमारा आंसर कौन सा सही है? सीखने का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है, ये तब होता है जब बच्चा सीखी हुई बात को नई परिस्थिति में लागू करता है। ठीक है, तो तभी तो उसका फायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक को क्या करना चाहिए बताइए, इसका आंसर दीजिएगा। देखिए, मेरे ख्याल में आप इसे कर लोगे। जहां पर मैंने कहा केवल देखा तो रोंग, याद करवाना तो रोंग, क्वेश्चन पूछने और तर्क करने के अवसर देना, हमेशा चुप रखना ये भी रोंग, केवल नोट्स लिखवाना ये भी रोंग। आंसर हमारा बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। हर कार्य पर पुरस्कार देना, बच्चे की रुचि, स्वायत्ता और चुनौतीपूर्ण कार्यों को महत्व देना, दंड देना, केवल अंक देना। चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ सिखाया हुआ समझ आ रहा है, ज़रा भी इससे फ़ायदा मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? देखिए क्या है, दंड देना नहीं है, केवल अंक देना भी नहीं है, हर कार्य पर पुरस्कार देना भी नहीं है, बच्चे की रुचि, स्वायत्ता और चुनौतीपूर्ण कार्यों को महत्व देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज का, और मैं उम्मीद करती हूँ उसका आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में देंगे, आप मेरी बात को समझेंगे। आपका आंसर, आपका रिप्लाई, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। और आपका एक शेयर अपने दोस्तों से, अपने जान पहचान वालों से कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने आपसे कहा है प्ले लिस्ट में जाकर, अगर आपको पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, ZPD, इसके फोल्डिंग, स्कीमा, किसी में भी ज़रा भी प्रॉब्लम आ रही है तो जाकर आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देखें, आपको ज़रूर वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।